ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आवाज़ आ पा रही है आप लोगों तक मेरी? ओके, या आज थोड़ा सा लेट हो गया है। आप लोगों को स्लाइड्स विजिबल है? ओके, थैंक यू। हेलो। हाँ जी। जी सर। हेलो। हेलो। हेलो आपकी आवाज़ आ पा रही है, आप बोलिए। मैम, स्टार्ट कर सकते हैं आप क्लास? हाँ जी, थैंक यू। स्क्रीन शेयर की थी मैम आपने, दोबारा जी चली जी गई जी आपकी जी, स्क्रीन। थैंक यू मोहन जी, थैंक यू। विजिबल? यस मैम, विजिबल। ओके ओके, थैंक यू। विजिबल है मैम, पढ़ाइए। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम लोग अपना जो टॉपिक कवर कर रहे थे वो मीडिया, लास्ट क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश की। सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन, यानी मीडिया निगरानी और संचार में समर्थन। मीडिया कैसे एक राष्ट्र के लिए लाइफलाइन है, कैसे जनता के बीच और सरकार के मध्य एक कड़ी को इनके मध्य में जोड़ने का जो काम करती है वो मीडिया करती है। और मीडिया का प्रभाव कैसे जनता पर पड़ता है, ये सब हमने लास्ट क्लास में अपनी सीखने का प्रयास किया। और कैसे मीडिया हम सबके, हमारे देश के विकास के बारे में, राष्ट्र की गतिविधियों के बारे में, अंतर्राष्ट्रीय की गतिविधियों के बारे में हमें बराबर हमारी इंफॉर्मेशन देती रहती हैं। और उसके बाद हमने इसे अपनी एक थॉमस जेफरसन की कोटेशन के से समझने का प्रयास किया कि जब थॉमस जेफरसन कहते हैं कि गवर्नमेंट के बिना न्यूज़पेपर नहीं है और न्यूज़पेपर के बिना हम सरकार की कल्पना नहीं कर सकते। उसके बाद हमने मीडिया और डेमोक्रेसी, मीडिया और लोकतंत्र में संचार और लोकतंत्र के बीच में संबंध जानने की कोशिश की। और हमने जाना कि जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, वो ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल, यानी जो लोकतंत्र है हम उसे लोगों की सरकार, लोगों के लिए सरकार और लोगों के द्वारा शासन के रूप में हम परिभाषित करते हैं। इस प्रकार से डेमोक्रेसी में मीडिया की जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन, लोगों के मत जानने के लिए मीडिया इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, एक महत्वपूर्ण आयाम है। और इसके साथ ही मीडिया सरकार को अकाउंटेबल बनाने के लिए, सरकार के कार्यक्रम और गतिविधियों को चेंज करने के लिए भी आवश्यक है। सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, उत्तरदायित्व की भूमिका को देखने के लिए भी मीडिया की जो रोल है, मीडिया की भूमिका, वो महत्वपूर्ण है।
इस प्रकार से मीडिया की जो आवश्यकता है वो सरकार पर संतुलन बनाए रखने के संदर्भ में भी हम देख सकते हैं। तो मीडिया चेक ऑन दी गवर्नमेंट, सरकार की गतिविधियों पे एक तरह से मीडिया का कंट्रोल हम देख सकते हैं। मीडिया की भूमिका सूचना को प्रदान करना है, सप्लाई इंफॉर्मेशन, और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सूचना होती है वो ट्रू और अनबायस्ड होती है, और उसके बाद मीडिया पब्लिक पर छोड़ देती है, लोग पर छोड़ देती है। लोग खुद से अपना चयन करते हैं और अपने बेस्ट, जो उनके हित के लिए क्या सही है, वो उसका फिर चयन करते हैं। ये हम लोगों ने मीडिया के बारे में जानने का प्रयास किया कहीं ना कहीं। और ये भी है कि जो अनएजुकेटेड डेमोक्रेसी है, जहाँ पे जैसे कि हम देखते हैं कि इंडिया, वहाँ पे बहुत सारे अनएजुकेटेड पीपल हैं, तो उनके माइंड सेट को बदलने में, पीपल के ओपिनियन को क्रिएट करने में भी मीडिया की जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट होती है। और मीडिया के द्वारा ही कहीं ना कहीं राष्ट्रहित के लिए जो मोबिलाइजेशन है, उसको भी क्रिएट किया जाता है, उसको भी बना दिया जाता है। तो मीडिया की जो इम्पोर्टेंस हम देखते हैं, व्हाट मीडिया एक्चुअली इज, मीडिया प्ले ए क्रूशियल रोल इन शेपिंग ए हेल्थी डेमोक्रेसी। तो मीडिया की निर्णायक भूमिका होती है एक स्वस्थ लोकतंत्र को उजागर करने में, स्वस्थ लोकतंत्र को निर्मित करने में मीडिया की जो भूमिका है वो निर्णायक होती है। मीडिया, इट इज ए बैकबोन ऑफ ए डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए मीडिया को बैकबोन के समान माना जाता है। मीडिया मेक अस अवेयर of various social, political and economical activities happening around the world. मीडिया के कारण ही हम विश्व में हो रही भिन्न भिन्न गतिविधियों को, वो चाहे सामाजिक रूप से हों, राजनीतिक रूप से हों या आर्थिक गतिविधियां हैं, उनके बारे में हम बराबर जागरूक रहते हैं और हमें सारी सूचनाएं बराबर रूप से प्राप्त होती रहती हैं। It is like a mirror which show us or strive to show us the bare truth hours of life. और मीडिया के से ही हम लोग जीवन के कठिन सत्य को पहचानने में, उन्हें देखने में हमें हेल्प मिलती है। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ मीडिया को पढ़ने का प्रयास किया कि मीडिया के क्या क्या प्रकार हैं, जिसमें प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और सोशल मीडिया। जिसमें फर्स्ट पॉइंट हमने प्रिंट मीडिया के अंतर्गत बुक्स को, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, जर्नल्स और न्यूज़लेटर, गजट, पैम्पलेट, ब्रोशर, इन सब का हमने समझा कि मीडिया के प्रकार के रूप में जो प्रिंट मीडिया है वो इन सभी चीज़ों को, वो चाहे बुक्स हो, जर्नल्स हो, मैगजीन्स हो, इनको सम्मिलित करती है। और मीडिया का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, इम्पोर्टेंट प्रकार है, वो है अब ब्रॉडकास्ट मीडिया। ब्रॉडकास्ट मीडिया के अंतर्गत हमने बात की रेडियो और टेलीविज़न की। तो रेडियो की हमने बात की थी। रेडियो का जो फर्स्ट इन्वेंशन जिन्होंने किया, उनका नाम था जुग्लिमो मार्कोनी, व्हेन द मेड बाय वायरलेस टेलीग्राफ इन 1895। इन्होंने 1895 में ये इटालियन इन्वेंटर हैं और इन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। रेडियो अनाउंसर ऑफ डीजे डिलीवर द न्यूज़ और प्ले म्यूजिक थ्रू एयरवेव्स। Secondly, television. One of the most visible appliance at home. टेलीविज़न हम देखते हैं कि सभी के घरों में उपलब्ध होता है और
एक विजिबल दृश्य जिसपे देख सकते हैं हम, देखने वाली एक वस्तु है, equipped with electronic system capable of sending image and sound by a wire through space। ये भी एक मीडिया का प्रकार है जिससे हमें सारी सूचनाएं प्राप्त करने में हेल्प मिलती है, जिसके माध्यम से हम घर बैठे ही अपनी देश विदेश की सभी सूचनाएं हम तक पहुंच जाती हैं। टेलीविज़न को बेसिकली हम लोग ये एक अद्भुत आविष्कार है और इसको सबसे पहले इसको दूरदर्शन कहा जाता था, लेकिन क्योंकि इसके द्वारा दूर की वस्तुओं को इस तरह से हम देख पाते थे मानो कि वो घटनाएं दूर नहीं हो बल्कि हमारी आंखों के सामने ही वो घटित हो रही हों, और इस जनता का मनोरंजन करने वाला, देश दुनिया की खबर रखने वाला यह उपकरण आज के समय में हम देखें तो बहुत ही लोकप्रिय हो गया है, बहुत ही लोकप्रिय बन गया है। दूरदर्शन ने टेलीविज़न ने पूरे देश में एक क्रांति सी ला दी थी, और उन्नत देशों में जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनके हर घर में टेलीविज़न है। वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में भी टेलीविज़न की, जो रूरल एरियाज़ हैं वहाँ पे भी हम टीवी देख सकते हैं, और ये अब एक जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अधिकतर लोगों के लिए दूरदर्शन यानी टेलीविज़न उनके जीवन का आधार है। और दूरदर्शन का टेलीविज़न को हम देखें तो 15 सितंबर 1959 को अधिकतर जनता तक इसको पहुंचाने में फिर बहुत वर्ष लग गए, लेकिन सबसे पहले 1959 में हमने टेलीविज़न को देखा। भारत में दूरदर्शन का सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक महत्व हम देख सकते हैं। सरकार टेलीविज़न के माध्यम से जनसंचार के अन्य माध्यमों की उपेक्षा अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को जनता तक अच्छी तरह से टेलीविज़न के माध्यम से ही पहुंचाती है। ये सब हम लोग जानते हैं कि कैसे सभी अब आज तो टेलीविज़न पे न केवल धारावाहिक, फिल्म्स और न्यूज़ चैनल्स, कार्टून्स, बल्कि ऐसी बहुत सारी हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं जो कहीं और से हमें नहीं मिल पाती हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में भी एक रेडियो और टेलीविज़न को भी हम सूचना माध्यम समझते हैं और सूचना प्राप्त करने का एक माध्यम है भी। इसके माध्यम से ही नागरिक अपने राजनीतिक अधिकार और अपनी राजनीतिक सहभागिता को सुनिश्चित कर सकता है। यानी कि टेलीविज़न के माध्यम से ही जो लोग हैं वो अपने पॉलिटिकल राइट्स को, अपने राजनीतिक अधिकारों को और अपनी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को, अपनी सहभागिता को, किस नीति में उन्हें कितना पार्टिसिपेट करना है उसको वो देख पाते हैं और डिसाइड कर पाते हैं। दूरदर्शन एक अत्यंत प्रभावी संचार माध्यम है। लोकतंत्र के विकास के लिए एक इसी माध्यम के द्वारा जनता अपने रिप्रेजेंटेटिव से जुड़ पाती है, उनको जान पाती है, उन्हें सुन पाती है। जो उनके लीडर्स हैं, जनता टीवी के माध्यम से ही अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देख पाती है, सुन पाती है, और अपने जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का जो राइट्स है उसको भी डेवलप कर पाती है। लोकतंत्र की प्रक्रिया में संचार माध्यम बहुत इम्पोर्टेंट है, आवश्यक है। लोकतंत्र, जैसे कि हमने कहा कि जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन व्यवस्था है। इसके माध्यम से सरकार, जनप्रतिनिधि व जनता
में आपसी कम्युनिकेशन जो है, आपसी संपर्क है, वो संभव हो पाता है, सुनिश्चित हो पाता है। समय समय पर सरकार दूरदर्शन के माध्यम से नीतियों को प्रचारित करती है, उनका प्रसार भी करती है, और वहीं चुनाव आने पर समय विभिन्न प्रतिनिधियों के पास दूरदर्शन के माध्यम से जनता के समक्ष स्वयं को प्रस्तुत करने का एक जरिया भी होता है। हम देखते हैं कि जैसे ही इलेक्शंस आते हैं तो हम लोग जो रैलियां हुई या जो उनके भाषण हुए, जिस तरह से भी वो अपना प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, तो वो सामान्य जनता जो है, हम लोग जो हैं, वो टेलीविज़न के माध्यम से ही उनको देख पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं और उनको सुन पाते हैं। तो इस तरह से कि जनप्रतिनिधियों से जनता का जुड़ना टेलीविज़न के माध्यम से ही संभव हो पाता है, और इसके माध्यम से ही जनप्रतिनिधि यानी जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो जनता को प्रभावित करके उनसे वोट मांगने का पूरा प्रयास करते हैं। इंटरनेट ऑफ मीडिया में हमने बात की प्रिंट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न और अब इंटरनेट और सोशल मीडिया, जो ये भी एक इम्पोर्टेंट इसके माध्यम से हम लोग सूचनाओं को प्राप्त कर पाते हैं। इंटरनेट इज एन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट कनेक्ट पीपल थ्रू वेरियस नेटवर्क एंड ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर फैसिलिटीज अराउंड द वर्ल्ड। इंटरनेट के जब से आया है तब से उच्च प्रौद्योगिकी संचार माध्यम के लाभ का हम लोग इसका बेनिफिट सब ले रहे हैं, और इसका जो रूप है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, क्योंकि ये बहुत पहले बहुत लिमिटेड लोगों के पास था, लेकिन आज हम देखें तो बहुत लोगों के पास इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है। हम कह सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ लोग इंटरनेट की सुविधा को नहीं, उसका लाभ उठा पा रहे हैं, लेकिन आज हम देखें तो मोबाइल, इंटरनेट सभी के पास इसकी सुविधा मिलती है। मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट के नए मीडिया के रूप में इसको जाना जाता है, और इंटरनेट के बड़े पैमाने पर संचार के कई नए अवसर खोले हैं, जिसमें कि ईमेल, वेबसाइट, फोरकास्ट, ई फोरम, ई किताबें, ई बुक्स, ब्लॉग, ये सब भी बढ़ रहे हैं, और जिनका लाभ हम लोग उठा पा रहे हैं। इंटरनेट ने सोशल मीडिया में भी क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, जिसके अंतर्गत फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप ऐसी साइटें भी हैं जिसके माध्यम से आम जनता संचार को और अधिक मनोरंजक, रोचक और आसान बना देती हैं। ये सारे जो व्हाट्सएप हुआ, ट्विटर हुआ, यूट्यूब, इनके माध्यम से भी हम लोग बहुत सारी सूचनाओं को प्राप्त कर पाते हैं, और हम तक भी सारी सूचनाएं मिल जाती हैं, पहुंच जाती हैं। ये जो नया मीडिया जिसे हमने कहा है, यानी जो इंटरनेट, मोबाइल की जो सुविधा है, उसके माध्यम से हमने वेबसाइट, वेब पेज, हाइपरटेक्स्ट और ई फोरम, ई बुक्स, जिससे हम भी काफ़ी अपनी हेल्प कर पा रहे हैं बहुत सारे सूचनाओं को प्राप्त करने में। ईमेल के माध्यम से भी
हम लोग आसानी से कांटेक्ट कर लेते हैं एक दूसरे से, और यही एक ज़रिया है ऑनलाइन शॉपिंग का भी। इस बदलते विश्व में ऑनलाइन शॉपिंग भी हम लोग मीडिया के माध्यम से कर पा रहे हैं। और सोशल मीडिया के यूज से सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक भी इसका प्रयोग होता है, और इसका कहीं ना कहीं असत्यता का भी हम लोग शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इसकी जो पहुंच है वो अधिक लोगों तक होने लगी है, और इसमें त्रुटि यानी कमी की जो संभावनाएं हैं वो और अधिक बढ़ गई हैं, जो वर्तमान समय में जाति, वर्ग, लिंग ऐसी हिंसा को भी जन्म दे रही हैं। इन माध्यमों के दुरुपयोग का प्रभाव हमेशा से बढ़ रहा है और बढ़ता ही जा रहा है, जिसने शासन के प्रति भ्रांति को भी भ्रांति का भी प्रचार प्रसार किया है। मानव संवेदनाओं को दूषित करती जानकारी मानव जाति के मध्य तनाव में परिवर्तित हो रही है, क्योंकि हमें कहीं ना कहीं ऐसे मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं ऐसी जानकारियां भी कुछ प्राप्त हो जाती हैं जो हम नहीं चाहते कि हमें वो मिले, जिनके माध्यम से मानव समाज एक दूसरे का नहीं हो पाता है, एक दूसरे से नफरत करता है, और कुछ ऐसी दूसरी जानकारियां हमें मिलती हैं जिसके माध्यम से जाति, वर्ग या लिंग हिंसा को बढ़ावा मिलता है। इन्हीं साधनों का इस्तेमाल कर आतंकवादी अपनी नकारात्मक गतिविधियों को भी जानकारी अपना उन नकारात्मक गतिविधियों का जो प्रचार है वो देश में दहशत फैलाने के लिए करते हैं और कर रहे हैं। यह भी एक सोचने का विषय है, क्योंकि मीडिया एक पॉजिटिव फॉर्म ही नहीं दे रही, बल्कि इसके माध्यम से जो हम जैसे जैसे हम अपने टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइजेशन की तरफ विकसित हो रहे हैं, अपने आप का अपने विकास कर रहे हैं, उस संदर्भ में देखें तो ये न्यू मीडिया जो है इसका कहीं ना कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव प्रभाव भी पड़ रहा है। आधुनिकता और संचार माध्यमों की उपलब्धता तो आवश्यक है, लेकिन उसका उसी आवश्यक रूप में उसका प्रतिबंध भी आवश्यक है। वो इतनी ही उसको डेवलप किया जाए जहाँ तक हमें उसकी ज़रूरत है। इसके माध्यम से कहीं ना कहीं जो हमारी नैतिक प्रतिबद्धता है, जो हमारा मोरल कमिटमेंट है, मोरल ड्यूटी है, वो उस पर प्रभाव पड़ रहा है, और हम अपने मोरल कमिटमेंट को, मोरल ड्यूटी को भूलते जा रहे हैं। कम्युनिकेशंस के कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ कारक हैं। पहले हम देखते हैं कि संचार और इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। मुख्य रूप से संचार शब्द और इसका अर्थ को इस तरह से देखा जा सकता है कि यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक ही समय में असंख्य लोगों को एक तरह के विचारों, तथ्यों, भावनाओं व संदेशों को भेजा जा सकता है, और प्राप्तकर्ता उसकी व्याख्या व आकलन कर सकता है। हमने फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन की हम बात कर रहे हैं, लेकिन जो इसके कम्युनिकेशन के जो आवश्यक तत्व हैं उसके बारे में हमने जाना कि जैसे हमने बात की व्हाट्सएप की, ट्विटर की, फेसबुक की, तो ये ऐसे माध्यम हैं जिनसे हम लोग एक ही किसी जैसे व्हाट्सएप पे हम लोग ग्रुप बना लेते हैं, तो हम एक ही SMS करेंगे और वो सभी लोगों तक वो सूचना पहुंच जाएगी जो सूचना हम पहुंचाना चाह रहे हैं, और आगे जिसको सूचना प्राप्त हुई है वो भी अपना उस तरह से उसकी व्याख्या कर सकता है और अपना आकलन कर सकता है। लोकतांत्रिक संगठन की सफलता के
लिए संचार माध्यमों का बाधा रहित व प्रभावी होना आवश्यक है और संचार में प्राप्तकर्ता के बीच प्रभावशाली आपसी समझ का होना भी आवश्यक है। यह भी है कि जानकारी का कहीं ना कहीं अनर्थ ना हो जाए, वो अर्थ में ही बनी रहे। तो इस तरह से सूचना देने वाले व्यक्ति और सूचना लेने वाले व्यक्ति के में भी आपसी समझ का होना आवश्यक है। फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, संचार के मूलभूत कारक और आवश्यक तत्व। इसमें पहले सुटेबल लैंग्वेज, यानी जो सूचना दे रहा है और जो सूचना को प्राप्त कर रहा है वो ऐसी सूचना, ऐसी लैंग्वेज का, ऐसी भाषा का प्रयोग करे जो संदेश को सही सरल भाषा में लिखे और उसका सही अर्थ सूचना प्राप्त करने वाले तक पहुंच जाए। सेकंड, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशन विद अदर। दूसरे लोगों के साथ, अन्य लोगों के साथ संबंधों का विकास हो, ऐसे कुछ कारक हैं कम्युनिकेशन के। और थर्डली, फुल नॉलेज, दूसरों को पूर्ण जानकारी व ज्ञान प्राप्त हो। ऐसा ना हो कि आधी अधूरी सूचना लिखी जाए, उससे कुछ समझ में ही ना आए। तो जो भी सूचना हो उसको पूर्ण रूप से लिखें जिससे कि पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। फोर्थ, कॉपरेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी। संचार में जो सूचना है उसमें खुलापन, ईमानदारी के साथ और सहयोग के साथ वो सूचना लिखें जिसे अन्य लोगों के साथ भी उसको बातचीत की जा सके, उसके माध्यम से अन्य लोगों तक भी उसको पहुंचाया जा सके। डिबेट भी एक सूचना का माध्यम है और ये जो सूचना है वो मोरल भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है। मौखिक संचार औपचारिक या अनौपचारिक हो सकता है। बैठकें, जिसमें बैठकें हुई, साक्षात्कार हुआ यानी इंटरव्यू, या कोई मीटिंग या ग्रुप डिस्कशन, समूह में चर्चा कर रहे हैं, और या फिर कोई भाषण, ऐसे जो संचार माध्यम है ये सब औपचारिक हमारे फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आ जाते हैं। और जो लिखित संचार में, जैसे कि हमारा रिपोर्ट हुई या मैनुअल प्रेषक के नज़रिए से हम लोग देख रहे हैं, तो ऐसे जो संचार हैं वो लिखित संचार कौशल कहलाते हैं। ऐसी रिसीवर, जो प्राप्त करता होता है, उसको वो सारी सूचनाएं समझ में आ जाए, ऐसी आवश्यक कौशल का प्रयोग करते हुए सूचनाओं को भेजना चाहिए, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि उसका उद्देश्य की स्पष्टता हो। जो सूचना पहुंच जा रही है वो क्यों जा रही है, इसलिए उसकी उद्देश्य की स्पष्टता हो। संदेश को लिखने वाले या संचारित करने वाले व्यक्ति के मन में यह पहले से ही निश्चित होना चाहिए कि सूचना किस लिए दी जा रही है और जनमानस पर, लोगों पर इस पर क्या उद्देश्य पड़ेगा। उसमें सेकंड पॉइंट है, उसमें संपूर्णता होनी चाहिए। कोई भी सूचना आधी अधूरी नहीं होनी चाहिए। उसमें फैक्ट्स का, उसमें मूल्यों का, और जो चीज़ वो लिखना चाह रहे हैं वो पूरी तरह से परिपूर्ण होनी चाहिए, संपूर्णता उसमें होनी चाहिए। सूचना जो है वो संक्षिप्त होनी चाहिए। उसमें आवश्यक चीज़ें जो हैं वो ही होनी चाहिए और अनावश्यक चीज़ें जो हैं उनसे हमें बचना चाहिए। प्रतिक्रिया, फोर्थ पॉइंट है प्रतिक्रिया। रिसीवर जो है, जो प्राप्त करता है, उसको भी
उसी अर्थ में ऐसी सूचना लिखी जानी चाहिए जिस अर्थ में रिसीवर वो समझ सके और उस पर जो प्रतिक्रिया मिल रही है उसके अकॉर्डिंग फिर उसको आकलन करना चाहिए। इसके साथ ही एक इम्पोर्टेंट और पॉइंट है कि संदेश दर्शकों के हिसाब से संशोधित करना चाहिए। हम देखते हैं कि सोसाइटी में बहुत अलग अलग तरह के लोग होते हैं और वो संदेश जो है वो अपनी ज़रूरतों के अकॉर्डिंग, अपनी जानकारी के अकॉर्डिंग ही प्राप्त करना चाहते हैं। जो उन्हें देखना पसंद है वो वही चाहते हैं। तो इस तरह से कि संदेश को दर्शकों के अकॉर्डिंग भी चेंज करते रहना चाहिए। इसके साथ जो कम्युनिकेशन है वो एक तरह से डिबेट्स का, डिस्कशन का, विचार विमर्श का भी एक अनौपचारिक माध्यम बन गया है। व्यवस्था में, नागरिक समाज में हम लोग देखें तो ये सब जो है डिबेट्स का, डिस्कशन का एक माध्यम है। हम लोग किसी भी कार्यक्रम में, नीति में भाग ले सकते हैं और उनके विचारों को जान सकते हैं और अपने भी विचार उनके माध्यम तक उनके विचारों से रूबरू हो सकते हैं और अपने विचार भी उन तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ कुछ इसके संवैधानिक पहलू भी हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट को भी हम लोग देख सकते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 19(1) भाग उसका डी में प्रत्येक नागरिक को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त करता है। स्वतंत्रता कार्यपालिका द्वारा निर्देशित है और प्रेस स्वतंत्रता के राज्य में एक महत्वपूर्ण तत्व है। आधुनिक लोकतंत्र के लिए फ्री और नियमित रूप से इसका प्रकाशन करना, समाचार पत्र आवश्यक है। ये सभी जानकारियां हम तक पहुंचाता है। नागरिक स्वयं के लिए भी विचारों को सुदृढ़ रूप से प्रदान कर पाता है। संचार माध्यम जो है, कम्युनिकेशन के माध्यम से जनता संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों को और सरकार के बीच नियंत्रण बनाए रखने के लिए साधन के रूप में स्थापित है। यानी कि जनता और संसद के जो प्रतिनिधि हैं उनमें और सरकार के बीच में नियंत्रण बनाए रखने के लिए भी संचार माध्यम आवश्यक है। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विचारों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता में ही शामिल है। संविधान के अनुसार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता राष्ट्र राज्य की सुरक्षा के हित में ही प्रतिबंधित की जा सकती है। इसके अलावा विदेशी राज्यों के संबंध में सार्वजनिक व्यवस्था, मैत्रीपूर्ण संबंधों और नैतिकता के साथ या आपराधिक संबंध में इसको रेस्ट्रिक्शन इस पर लगाए जा सकते हैं। यानी कि जो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता मिली हुई है आर्टिकल 19(1) डी के अनुसार, उसको केवल तभी रेस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जब उस स्वतंत्रता से या तो राष्ट्र राज्य की सुरक्षा पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो, या विदेशी राज्यों के संबंध में, या हमारा जो सार्वजनिक व्यवस्था है उस पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो, या आपराधिक संबंध में, तभी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। अन्यथा संविधान के भाग 19 भाग 1 के अनुसार हमें स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिली हुई है। यह राज्य का कर्तव्य है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करें और इस संबंध में जॉन मिल्टन ने कहा है कि मुझे बोलने का, मुझे जानने का और विवेक के साथ स्वतंत्र रूप से विचार विमर्श करने की स्वतंत्रता दी जाए, जो सभी अन्य स्वतंत्रताओं से ऊपर है, परे है।
राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रदान करे। इसमें ही जॉन मिल्टन कोटेशन देते हैं, एक आस्पेक्ट बताते हैं कि मुझे बोलने की, जानने की और विवेक के साथ काम करने की स्वतंत्रता दी जाए, जो कि सभी अन्य स्वतंत्रताओं से ऊपर है। उसके बाद रिकमेंडेशन फॉर एन इन्फॉर्म डेमोक्रेसी, एक सूचित लोकतंत्र के लिए सिफारिशें। द राइट टू नो, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि हमें जानने का अधिकार होना चाहिए। व्यक्ति को जानने का अधिकार व्यक्तिगत जीवन और सार्वजनिक जीवन में अंतर होगा। मीडिया के जानने के अधिकार को हस्तक्षेप मानकर स्वतंत्र न्यायपालिका के हस्तक्षेप की मांग की जा सकती है। अतः जानने के अधिकार के अंतर्गत सरकार हित, राष्ट्र हित व समुदाय हित और लोक हित सूचना प्राप्त की जा सकती है। मीडिया के माध्यम से हमें यह अधिकार है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में कुछ भी जान सकते हैं, और हमें राइट टू नो का अधिकार है, जो लोकतंत्र के स्थापित करने में महत्वपूर्ण है। मीडिया का भी यह दायित्व है कि वह जानकारी को जनता के हित तक, लोक हित के और व्यक्ति के सम्मान को ध्यान में रखकर उसका प्रयोग करे। सेकंड, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसे कि हमने कहा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(d) में व्यक्ति को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसके अंतर्गत प्रेस व मीडिया आदि की स्वतंत्रता शामिल है। मीडिया को अपनी सभी जगह की वो रिपोर्ट को प्रस्तुत करने से नहीं रोक सकता है, और ये लोकतंत्र के लिए भी एक खतरा है। स्वतंत्र जानकारी देने व प्रस्तुत करने की गारंटी होनी चाहिए। कानूनी कार्यों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, और इस तरह से जो गतिविधियां हैं उनमें उनको हतोत्साहित किया जाना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है विनियमन यानी रेगुलेशन। मीडिया के लिए विनियमन का निर्धारण स्वतंत्र निकाय के अधीन होना चाहिए। इससे मीडिया की पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सकता है। इसमें सरकार व सरकारी तंत्र का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, और सरकार जो वाणिज्य और इकोनॉमिक डिसीजन से भी स्वतंत्र होना चाहिए। मीडिया स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव के अपना कार्य कर सके। लाइसेंसिंग यानी कि मीडिया को प्राप्त लाइसेंसिंग सरकारी तंत्र द्वारा प्राप्त होती है, और मीडिया पर सेंसर करने के लिए सरकार अपने तंत्र के द्वारा मीडिया के समाचार व सूचना को प्रभावित कर सकती है। तो मीडिया को इस तरह की सुविधा से, व्यवस्था से भी दूर रखना चाहिए। सरकार का किसी भी तरह का दबाव लोकतंत्र के लिए खतरा हो सकता है। मीडिया पर सरकार का दबाव नहीं होना चाहिए, उससे भी मीडिया को बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। ऑनरशिप यानी स्वामित्व, मीडिया में निरंतर बढ़ रही जो निजी स्वामित्व सूचनाएं में प्रभावित कर रही हैं। स्वामित्व के साथ एक पारदर्शी व निष्पक्ष प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया जाना चाहिए। विदेशी निवेश फायदेमंद हो सकते हैं, लेकिन हमारे आंतरिक मामले में राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े समाचार से उनके प्रभाव को दूर रखने की आवश्यकता होनी चाहिए। यानी कि जो हमारे देश की गतिविधियां हैं वो अलग होनी चाहिए। हमें विदेशों से जो फायदा हो रहा है उसको और हमारे देश की गतिविधियों को एक साथ नहीं मिलाना चाहिए। कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका मतलब है संसद की
अवमानना। व्यक्ति के राजनीतिक विचारों के लोकतांत्रिक स्वरूप के रूप में संसद को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए और मीडिया द्वारा जनहित में जारी सूचना को संसद में उतना ही सम्मान रूप से देखना चाहिए। उसकी आलोचना को मीडिया की जनहित व लोकहित में सकारात्मक भूमिका के रूप में देखना चाहिए। मीडिया की जो भूमिका है संसद के लिए, उसमें हम देखते हैं कि नागरिकों की संसदीय गतिविधियों से बात करने पर जो संवाद स्थापित करवाने में संसद व मीडिया की भूमिका इम्पोर्टेंट होती है। जनता की राय से संसद व सांसदों को अवगत कराया जाता है, वो मीडिया ही करती है। सेकंड, मीडिया के द्वारा जो बातचीत की गई है वो वाद विवाद, मुद्दे, कार्यक्रम और विभिन्न रिपोर्ट, समाचार, ऐसी जो सूचनाएं हैं वो जनता के रिप्रेजेंटेटिव यानी जनप्रतिनिधि और जनता दोनों को एक दूसरे के बारे में अवगत कराती हैं। तीसरा, मीडिया का उपयोग सरकार व जनप्रतिनिधि अपनी नीतियों को जन साधारण तक पहुंचाने में भली भांति उसका प्रयोग करते हैं। मीडिया का उपयोग सरकार और सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जनता के, उन पे नीतियों को जनता तक पहुंचाने में भी मीडिया का प्रयोग कर पाते हैं। इससे लोकतांत्रिक व्यवस्था में, डेमोक्रेटिक सिस्टम को बनाए रखने में सहायता प्राप्त होती है। फोर्थ पॉइंट हम देखें तो समय समय पर जनप्रतिनिधियों ने मीडिया का प्रयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए किया है, चाहे वो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी हो या श्रीमती इंदिरा गांधी जी और या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हों। इन्होंने मीडिया का प्रयोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र को सुदृढ़ रूप से स्थापित करने के लिए किया है। या फिर हम वर्तमान समय में देखें तो हमारे प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी भी कहीं ना कहीं मीडिया की भूमिका को लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानते हैं। 2014 में हुए लोकसभा चुनाव 1950 के बाद भारत में हुए किसी भी लोकसभा चुनाव से अलग थे, क्योंकि इन चुनावों में पहली बार मीडिया ने हर प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मीडिया की वजह से आलोचना का शिकार भी होना पड़ा, लेकिन मीडिया के प्रत्येक अंग ने अपनी क्षमता का प्रयोग इन चुनावों में किया, जिससे कहा जा सकता है कि मीडिया वर्तमान में सत्ता को बनाने वाली किंग मेकर जैसी भूमिका निभा रही है। तो आज के समय में मीडिया की जो भूमिका है, जैसे कि हमने 2014 के इलेक्शन में भी देखा कि मीडिया ने इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई और इस वजह से मीडिया की आलोचना भी हुई। तो मीडिया को आज के समय में उसकी भूमिका के लिए हम किंग मेकर यानी सत्ता को बनाने वाली किंग मेकर जैसी भूमिका के रूप में भी देख रहे हैं। जनप्रतिनिधि अपनी कार्यप्रणाली, योजनाएं व सरकार संबंधी जानकारी लोगों तक इन्हीं जनसंचार माध्यमों के द्वारा पहुंचाते हैं और ग्राम पंचायत, निगम परिषद, विधानसभा या फिर संसदीय प्रतिनिधि क्यों ही ना हो, वो भी कहीं ना कहीं मीडिया का सहारा अपनी नीतियों को, कार्यक्रमों को पहुंचाने तक लेते हैं। जनप्रतिनिधि व पत्रकारों के मध्य संबंधों को कई बार आकलन किया गया है। व्यक्तिगत पसंद, विचारधारा
वाद विवाद स्वार्थ पर आधारित होते हैं, जिससे वास्तविक सूचना बदल जाती है और इसका प्रभाव आम लोगों पर, सामान्य लोगों पर पड़ता है। व्यक्तिगत हितों पर इसका हितों के आधार पर समाचार बनाना गलत होता है। तो इस तरह से मीडिया को जो है वो ट्रू और सही जानकारी ही देनी चाहिए। एक किसी भी लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र मीडिया के अस्तित्व के बिना लोकतांत्रिक होना असंभव है। लोकतांत्रिक समाज में मीडिया की भूमिका को अमेरिकी लोकतंत्र संस्थापक थॉमस जेफरसन अपने एक कोटेशन के द्वारा दर्शाते हैं, और उनका मानना है कि यदि उन्हें सरकार बिना समाचार पत्रों के और समाचार पत्र बिना सरकार के चुनना हो तो मैं समाचार पत्र को चुनूंगा। अर्थात दूसरे शब्दों में मास मीडिया की रीढ़ है, मीडिया लोकतंत्र की रीढ़ है, जिसके बिना कोई लोकतंत्र खड़ा नहीं हो सकता। इस तरह से ये मीडिया की इम्पोर्टेंस को दर्शाते हैं और मास मीडिया को लोकतंत्र के लिए आवश्यक मानते हैं। इसलिए प्रेस व मीडिया को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में, फोर्थ पिलर के रूप में स्वीकार किया जाता है। मास मीडिया राजनीतिक जानकारी देता है, जिसका मतदाताओं के जो पॉलिटिकल डिसीजन जो होते हैं उस पर भी प्रभाव पड़ता है। और मास मीडिया देश समाज में समस्याओं को पहचानने पर भी बल देता है। उसके बाद मीडिया मॉनिटरिंग, मीडिया निगरानी, मीडिया की विविधता, सर्वव्यापकता, उसके कारण हम मीडिया मॉनिटरिंग का महत्व भी निरंतर बढ़ता जा रहा है। मीडिया मॉनिटरिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मीडिया द्वारा प्रदान की गई विभिन्न सूचनाओं को, जैसे कि संपादकीय खेल, पत्रकार द्वारा दिया गया समाचार और समाचार जो दूरदर्शन पर पढ़ा जाता है, उस तरह के विभिन्न मुहावरों का प्रयोग आदि सूक्ष्म रूप से गहन विश्लेषण किया जाता है। मीडिया मॉनिटरिंग में समाचार पत्रों, रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट की सामग्री भी मॉनिटरिंग के समाचार मॉनिटरिंग उनको कहा जाता है। और उस प्रकार से सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, ट्विटर, ब्लॉग आदि भी मॉनिटरिंग को सोशल मीडिया मॉनिटरिंग कहा जाता है। तो ये जो मीडिया के माध्यम है जो मीडिया मॉनिटरिंग कहलाते हैं। मीडिया मॉनिटरिंग का इतिहास 19वीं शताब्दी से प्रारंभ होता है और आज 21वीं शताब्दी तक यह बहुत विकसित हो चुका है। मीडिया के माध्यम से निरंतर विकास और विस्तार के कारण उसकी मॉनिटरिंग मुश्किल हो गई है और इसका महत्व लगातार बढ़ रहा है। आज के समय में हम देखें तो कोई भी मोबाइल के बिना, कोई भी इंटरनेट की एक्सेस किए बिना नहीं रह सकता है। तो एक तरह से मोबाइल ने, इंटरनेट ने हमें गुलाम बनाकर रख दिया है और जैसा हम मोबाइल के बिना नहीं रह पाते हैं, इंटरनेट को एक्सेस किए बिना नहीं रह पाते हैं। तो ये जो लगातार विकसित हो रहा है, जैसे कि हम डेवलप करते जा रहे हैं लगातार, उस तरह से हमारा जो जीवन है वो हम इसी पर टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा निर्भर होता जा रहा है। एक ये भी कारण है कि हम ये भी सोचते हैं कि मीडिया मॉनिटरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, क्यों है। इस प्रश्न का उत्तर सरल नहीं है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के कारण जो तरह तरह की कंपटीशन हो गए हैं, मीडिया के मालिकों स्वामियों के बीच में भी जो एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है,
टीआरपी के रूप में इसे हम देख सकते हैं। और प्रतिस्पर्धा के परिणाम स्वरूप प्रत्येक राज्य दूसरे राज्य की मीडिया में प्रसारित होने वाली और दिखाई देने वाले समाचार तथा समाचार पत्रों पर नजर रखता है। और इस प्रकार से आज राज्य शक्ति को प्राप्त करने, बनाए रखने और उसका विस्तार करने के लिए मीडिया एक साधन बन गया है। आर्थिक क्षेत्र में भी मीडिया मॉनिटरिंग काफी प्रचलन में आ रहा है। आर्थिक क्षेत्र में हम देखें तो व्यापार, वाणिज्य, उद्योग, सेवा क्षेत्र में कार्यरत राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय निगमों व संगठनों के बीच प्रतिस्पर्धा का कारण मीडिया मॉनिटरिंग आवश्यक हो गया है। मैनी थैंक्स। ये आपका था लास्ट यानी अंतिम टॉपिक, सपोर्ट इन मीडिया मॉनिटरिंग एंड कम्युनिकेशन, जिसके अंतर्गत हमने मीडिया क्या है उसको समझा, मीडिया की भूमिका को, और टाइप्स ऑफ मीडिया, प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्ट मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, फैक्टर्स ऑफ कम्युनिकेशन, कैसे हमें कम्युनिकेशन, संचार, संपर्क जो स्थापित करना है वो किस प्रकार से करना है, और डेमोक्रेसी के लिए मीडिया की जो भूमिका है वो किस प्रकार से आवश्यक है, क्यों हमें मीडिया को पढ़ना चाहिए, क्यों इसकी आवश्यकताओं पर बल दिया जाता रहा है। लास्ट में मीडिया मॉनिटरिंग। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैनी थैंक्स। आज आप लोगों की अंतिम क्लास थी। आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। फर्स्ट हम लोगों ने शुरू किया था और सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 आपके टॉपिक्स थे जो आज की क्लास में पूर्ण हो गए हैं सारे। तो आप आज के बाद शायद हम लोग नहीं मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।